आख्यान और इतिहास पुराण की परंपरा का विस्तार लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा होता रहा। शाबर भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों की 10 विधियां बताई गई हैं, जिनमें उनके वर्ण विषयों का समावेश हो जाता है। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना तथा उपमान। इनमें से निंदा और प्रशंसा दोनों के लिए अर्थवाद की प्रविधि का उपयोग किया जाता है और अर्थवाद का संबंध इतिहास, आख्यान और पुराणों से जुड़ता है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधियां बताने के प्रसंग में अर्थवाद की दृष्टि से इतिहास, पुराण या आख्यानों की कहानियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनसे कथा कहने की प्राचीन शैली का पहली बार परिचय मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुरवा और उर्वशी की कथा इसी प्रकार आई है। इसी तरह मैत्रायणी संहिता में रात्रि और पर्वतों के पंखों को लेकर 2 सुंदर कहानियां मिलती है। इसमें रात्रि की सृष्टि की कथा इस प्रकार बताई गई है। यम की मृत्यु हो गई थी। देवता प्रयास कर रहे थे कि यमी उसे भूल जाए। जब कभी यमी से पूछा जाता, वो यही बताती कि यम आज ही मरा है। देवताओं ने कहा कि इस तरह तो वो यम को कभी भी न भूल पाएगी, तो हम लोग रात्रि की सृष्टि करें। तब देवताओं ने रात्रि बनाई। रात्रि के बाद जो दिन आया वो अगला दिन कहलाया और यमी यम को भूल गई। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि रात और दिन के क्रम से मनुष्य अपना दुख भूल जाता है। सृष्टि के बारे में भी अनेक कथाएं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती हैं। इन कथाओं में मनुष्य जाति की जीवन और जगत के विषय में प्राचीनतम परिकल्पनाएं सामने आती है। दूसरे देशों में प्रचलित सृष्टि और प्रलय के विषय की पुरानी कथाओं से इनकी रोचक तुलना हो सकती है। इस संकलन में शतपथ ब्राह्मण से ली गई प्रलय की कथा इसी प्रकार की कथा है। निश्चय ही हमारे देश में कहानी की जो प्राचीन परंपरा पनपी, उसने अन्य देशों की भी यात्रा की। सिंदबाद और इसब की कथाओं का मूल भारतवर्ष माना जाता है और पंचतंत्र की विश्व यात्रा तो विदित ही है। वैदिक साहित्य के समानांतर आख्यान या प्राचीन कथाओं का जो लोकप्रिय साहित्य विकसित हो रहा था, उसकी परिणति रामायण, महाभारत तथा पुराणों के रूप में ईसा से पहले की कुछ सदियों में होने लगी। पाणिनि 500 ईसा पूर्व ने आख्यान और आख्यायिका का इतिहास और पुराण के साथ उल्लेख किया है। पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व ने वासवदत्ता, समनोत्रा और भैमरथी इन 3 आख्यायिकाओं का नाम निर्देश किया है। उस युग में ये 3 आख्यायिकाएं लिखी गई थी, पर अब ये प्राप्त नहीं होती। आख्यान, उपाख्यान, आख्यायिका आदि उस समय की लोकप्रिय कथाओं के रूप थे, जिन्हें सूत, मागध, चारण या कुशीलव लोगों के सामने गा गाकर या कहकर प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर जब इन कथा रूपों का परिष्कृत साहित्य की विधाओं में उपयोग किया गया, तो संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिका इन 2 कथा विधाओं का विकास हुआ। बाद में आख्यान, उपाख्यान आदि का लक्षण भी कुछ काव्य शास्त्र के आचार्यों ने निर्धारित करने का प्रयास किया। भोज के अनुसार आख्यान, उपाख्यान का भी अभिनय, पाठ और गायन के साथ प्रस्तुत किया हुआ रूप है और इसकी प्रस्तुति किसी ग्रंथ से इसे पढ़ पढ़कर की जाती है। भोज ने उपाख्यान का लक्षण बताते हुए कहा है कि किसी प्रबंध, संपूर्ण ग्रंथ के भीतर किसी को उपदेश देने के लिए दृष्टांत के रूप में कही गई कथा उपाख्यान है। नल दमयंती की कथा, सावित्री सत्यवान की कथा, इस प्रकार की कथाएं इसके उदाहरण हैं। महाभारत भारतीय उपाख्यान परंपरा का एक महाकोश है। वाचिक परंपरा में प्रचलित सहस्त्रों कहानियां इसमें समाविष्ट कर ली गई हैं। इनमें से नलोपाख्यान, सावित्र्योपाख्यान, शकुंतलोपाख्यान आदि ऐसी कथाएं हैं जो अत्यंत प्राचीन काल से हमारे समाज में बहुत लोकप्रिय रही हैं।
इन उपाख्यानों के अनेक पुराणों तथा संस्कृत के बहुत प्रबंध काव्यों में बार बार प्रस्तुत किया गया है, पर जिस आदिम रस गंध और विशद रूप के साथ ये महाभारत में आए हैं वो भारतीय कथा साहित्य की अमूल्य निधि है। अतएव भारतीय कथा की परंपरा के इस प्रतिनिधि चयन में महाभारत से ऐसे उपाख्यानों का संकलन उचित ही है। प्राचीन काल से ही भारतीय कथा परंपरा असंख्य धाराओं में प्रवाहित होती रही है और उसके सारे प्रवाह महाभारत के महासागर में भी समा नहीं सके। प्राचीन महापुरुषों या महानायकों को लेकर कहानियां कहने की जो परंपरा वैदिक काल में शुरू हुई थी वो कथा चक्रों के रूप में बाद में और विपुल आयाम धारण करती रही। ईसा पूर्व की सदियों में उदयन, विक्रमादित्य, सातवाहन और शूद्रक ऐसे राजा हुए जिन्हें लेकर कथाओं की कई श्रृंखलाएं हमारे यहाँ प्रचलित हो गई। इनमें कुछ राजाओं की कथाएं बाद में कुछ महाकवियों ने भी अपने महाकाव्यों या नाटकों के लिए ली। महाभारत के पश्चात भारतीय कथा परंपरा की महास्त्रोत्स्वनी बृहत कथा के रूप में प्रवाहित हुई। बृहत कथा में कहानी ने अपना सहज रूप पाया, वो जन जन के मन में रमी, समाज में कही सुनी जाने वाली कथाओं से जुड़कर आगे बढ़ी। रामायण और महाभारत के पश्चात बृहत कथा कदाचित भारतीय साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित और अनुप्राणित करने वाला ग्रंथ है। इसके लेखक गुणाढ्य अपने आप में एक किंवदंती बन गए और उनकी कृति को रामायण और महाभारत के बाद संस्कृत साहित्य में एक उपजीव ग्रंथ के रूप में सबसे अधिक आदर भी मिला। स्वयं गुणाढ्य को हमारी साहित्यिक परंपरा व्यास और वाल्मीकि के बराबर पूज्य भी मानती आई है। कहानियों का ये विराट संकलन गुणाढ्य ने पैशाची प्राकृत में लगभग पहली शताब्दी ईसावी पूर्व में तैयार किया था, जो बाद में लुप्त हो गया। बृहत कथा की लोकप्रियता का पता इस बात से चलता है कि संस्कृत में इसके अनेक रूपांतर तैयार किए जाते रहे और प्राकृत की कदाचित यही ऐसी कृति है जिसका संस्कृत में कई रचनाकारों ने अलग अलग अनुवाद या रूपांतर प्राचीन काल में किया। बृहत कथा के कम से कम 4 पुराने रूपांतरों का पता चलता है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, बुद्धस्वामी का बृहत कथा श्लोक संग्रह तथा वामन भट्ट की बृहत कथा मंजरी। इनके अतिरिक्त प्राकृत में ही संगदास गणी ने वसुदेव हिंडी नाम से बृहत कथा का एक नया रूपांतर भी तैयार किया। इन रूपांतरों में बुद्ध स्वामी का बृहत कथा श्लोक संग्रह काफी पुराना, लगभग 5वीं सदी ईस्वी का माना जाता है और संगदास गणी का रूपांतर उसके कुछ समय बाद का। क्षेमेंद्र और सोमदेव दोनों कश्मीर के हैं तथा लगभग समकालीन हैं। दोनों का समय 11वीं-12वीं सदी के आसपास है। बुद्धस्वामी का रूपांतर बृहत कथा के नेपाली संस्करण पर आधारित कहा गया है तथा वामन भट्ट का उसके दक्षिणी संस्करण पर, जबकि क्षेमेंद्र और सोमदेव के सामने बृहत कथा का कश्मीर में प्रचलित स्वरूप रहा होगा। ऐसा लगता है कि ईसा के बाद की सदियों में रामायण और महाभारत या पुराणों के ही समान बृहत कथा के भी देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रारूप चल पड़े थे। सभी रूपांतरों में बृहत कथा की मूल कथा योजना एक समान है, पर अवान्तर कथाओं तथा कथाओं के विन्यास की दृष्टि से काफी फर्क है। बृहत कथा का हमारी साहित्यिक परंपरा में कितना महत्व था, ये गुणाढ्य तथा उनकी रचना के विषय में संस्कृत के अनेक गणमान्य कवियों द्वारा प्रकट किए गए उद्गारों से विदित होता है। उद्योतन सूरी ने 779 ईस्वी में रचित अपनी कुवलय माला कहा के आरंभ में बृहत कथा की प्रशंसा करते हुए कहा है, बृहत कथा क्या है? साक्षात सरस्वती है। गुणाढ्य स्वयं ब्रह्म है। ये कथा ग्रंथ समस्त कलाओं की खान है। कविजन इसे पढ़कर रचना कर्म में प्रशिक्षित होते हैं। 7वीं सदी के संस्कृत के महान गद्यकार महाकवि बाण ने बृहत कथा की तुलना शिवलीला से की है।
11वीं सदी के कवि धनपाल ने अपनी तिलक मंजरी में बृहत कथा की उपमा उस समुद्र से दी है जिसकी एक एक बूंद से कितनी ही कथाएं उपजती हैं। बृहत कथा का अध्ययन करना तथा उसका रूपांतर तैयार करना प्राचीन काल में गौरव की बात समझी जाती थी। कोल्लार क्षेत्र के गुमारेड्डीपुर से प्राप्त एक ताम्रपत्र में 6ठी सदी के पूर्वार्ध के एक शासक राजा दुर्विनीत के संबंध में बताया गया है कि उस राजा ने एक व्याकरण किरातार्जुनीय महाकाव्य के 15 सर्गों की टीका तथा बृहत कथा का संस्कृत में एक रूपांतर तैयार किया था। बृहत कथा की ख्याति भारतवर्ष के बाहर या बृहत्तर भारत में भी फैली हुई थी। काम्बोज के राजा यशोवर्मन के शिलालेखों में 3 बार गुणाढ्य का उल्लेख किया गया है। क्षेमेंद्र तथा सोमदेव ने अपने रूपांतरों में बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य के विषय में अनुश्रुतियों से प्राप्त कुछ जानकारी दी है। इसके अनुसार गुणाढ्य का जन्म गोदावरी के किनान प्रतिष्ठान नगर में हुआ था। उस समय प्रतिष्ठान नगर सातवाहन सम्राट हाल की राजधानी थी, जिनका समय 1ली सदी ईस्वी माना जाता है। बृहत कथा की उत्पत्ति या रचना को लेकर अपने आप में एक रोचक मिथकीय कथा प्राचीन काल से ही चल पड़ी, जिसका विवरण इसके रूपांतरकारों ने दिया है।